एपिसोड 118 डिमांड। क्या अवंतिका ने ऐसा किया तेरे साथ? कितनी बदतमीज़ लड़की है वो। अरे ऐसा कौन करता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी रिपोर्ट्स में तेरा नाम लिखवाने की? मंजीत को अर्शी की बात सुनकर गुस्सा आ गया अवंतिका की हरकत के बारे में जानकर। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की ऐसा कर सकती है। वैसे तो अब आगे क्या करने का सोचा है उन लोगों ने? राजवीर ने आयशा से पूछा। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद आयशा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। दादी साहब ने कहा है अभय से कि अवंतिका के मैटर में मुझे ना इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अवंतिका की ऐसी हालत देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। आयशा ने कहा, वैसे मैंने तो अभय को सजेस्ट किया था कि वो उस लड़के को ढूंढकर अवंतिका की उससे शादी करवा दे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। आयशा का सजेशंस जानकर उसके परिवार वाले भी सहमत हुए, लेकिन अब उनकी सहमति से होता भी क्या था? जिनकी वो बेटी है, सहमति तो उन्हीं की मानी जाती ना। छोड़ो, हमें क्या करना। हम तो हमारी कोको की शादी में फोकस करेंगे। मंजीत ने सायशा के गाल खींचते हुए ये कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, आपकी कोको की मदद करने के लिए तो नीनी आ ही गई है। फिर तो ये भी पराई हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। आयशा ने सायशा को चिढ़ाते हुए कहा। तो सायशा उसे जीभ चिढ़ाने लगी। चलो भाई, बहुत हो गया मजाक। मैनू भूख लगी है। मंजीत पुत्र, जा खाना लगा दे तू जाकर। दीदा ने अपनी बहू से कहा। तो मंजीत ने अपना सिर हाँ में हिलाकर किचन की ओर चली गई। डिनर करने के बाद आज काफ़ी लंबे समय के बाद आयशा और सायशा दोनों बहनें एक कमरे में साथ सो रही थीं। नीनी, मुझे नीनी नहीं आ रही है, कोई लोरी सुनाना मुझे अच्छी सी। सायशा आयशा की तरफ करवट लेते हुए उससे बोली। मुझे नहीं आती लोरी, तो ऐसी सो जा। आयशा थकी हुई आवाज़ में उससे बोली। शायद तुझे अभय की याद आ रही है, इसीलिए तू ऐसे बिहेव कर रही है ना नीनी? सायशा ने अभय का जब जिक्र किया तो आयशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतने में उसका फ़ोन रिंग किया। स्क्रीन पर अभय का नाम फ्लैश हुआ तो आयशा बोली, अरे वाह भाई, इसकी उम्र कितनी लंबी है। लगता है ये नागराज 200 साल जिएंगे। तूने अभय का जिक्र किया और देख, अब मुझे इसका कॉल आ रहा है। देखा तूने, मेरा भोंदूराम मुझे कितना प्यार करता है। वो बस मैं थोड़ा सा भाव खा रही हूँ, नाराज़ हूँ ना मैं उससे इसके साथ, क्योंकि ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है अपने परिवार वालों के सामने। आयशा ये सब बातें अपनी बहन सायशा से बोल रही थी और सायशा शांति से उसकी बातों को बस सुन रही थी। अब क्या ही कर सकते हैं यार, मेरा जीजा है ही ऐसा, पल में तोला पल में माशा। तेरे सामने तेरा सगा बन जाता है और अपने परिवार वालों के सामने उनका सगा बन जाता है, क्योंकि तेरे भोंदू राम को 2 नाव में सवारी करने की आदत है। इसीलिए अक्सर वो ऐसी सवारी करते वक्त डूब ही जाता है। सायशा ने जब अभय के लिए ऐसा कहा और फिर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। अच्छा, तू कॉल बैक नहीं करेगी क्या जीजू को? उन्हें कितना हर्ट होगा। उन्हें लगेगा कि हम लोग तुझे भड़का रहे हैं उनके खिलाफ।
सायशा ने जब आयशा से ऐसा कहा तो एक बार फिर से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। इस बार आयशा ने कॉल पिक कर ही ली और बोली, हाँ अब है, बोलो क्या हुआ। आयशा ने एकदम नॉर्मल टोन में उससे पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या कर रही हो, मेरी याद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? अभय ने उससे पूछा। तो आयशा अपने मुंह में हंसी दबाए बोली, नहीं, बहुत थकी हुई हूँ मैं, सो रही हूँ अभी तो मैं। तुम भी सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। आयशा फ़ोन रखने ही जा रही थी, तभी अभय बोला, वैसे तुम्हें पता है मैं ना जादूगर हूँ, 1 सेकंड में तुम्हारे पास आ सकता हूँ, और अगर अगर तुम कहो तो। अभय ने उससे रोमांटिक होते हुए कहा, मगर आयशा ने उसे सीरियसली नहीं लिया और उसे डांटने लगी, हे भोलू राम, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, गुड नाइट। फिर आयशा ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही आयशा और सायशा दोनों ज़ोर से हंस पड़े। तभी कमरे की खिड़की खुली और खिड़की से अंदर के लिए अभय कूदा। उसे देखकर आयशा और सायशा दोनों ही एकदम हैरान हो गए, मगर हैरानी के साथ साथ आयशा के होठों पर हल्की हल्की सी मुस्कान भी आने लगी थी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? आयशा ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे पूछा। तो अभय ने जवाब दिया, जहाँ मिर्ची होगी वहाँ धनिया भी तो होगा ही ना, बस पता नहीं अंगूर कहाँ से बीच में आ जाते हैं। ये लास्ट लाइन अभय ने सायशा को घूरते हुए कही तो वो खुले मुंह से अभय को एक टुक घूरने लगी। तो आयशा ने अभय को मजाक में डांटते हुए कहा, चुप करो तुम, मेरी बहन को अंगूर क्यों बोल रहे हो? मेरी बहन तो कोको कोला है। आयशा ने सायशा के गाल खींचते हुए ये बात कही। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं, अभय ने आयशा से कहा। तो वो थोड़ा सा खिसक गई ताकि अभय भी उसके बगल में सो सके। तभी अभय ने सायशा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बहन और जीजा के बीच में सोओगी, बेशर्मसाली साहिबा। अभय ने सायशा से जब ऐसा कहा तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हुई। वो अभय को हैरान भरी नज़रों से घूरते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ। सायशा मायूस होकर उससे बोली और फिर बेड से नीचे उतरकर कमरे से बाहर चली गई। क्या तुम भी, मेरी बहन को नाराज़ कर दिया तुमने तो, आयशा बेड के दूसरी साइड खिसकते हुए उससे बोली। मगर अभय ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोला, तुम मेरा सुकून हो, मेरा सब कुछ हो, यूँ इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। यही बड़बड़ाते हुए अभय एक गहरी नींद में सो गया। अगला दिन शाम का वक्त हो रहा था। हॉल में इस वक्त टेंशन भरा माहौल था, क्योंकि पुलकित की माँ, दादी और पापा आए हुए थे। पुलकित की माँ विमला ने मंजीत को एक लिस्ट थमा दी और बोली, मंजीत जी, शादी को अब बस एक हफ्ता ही बचा है, टाइम कम है और तैयारियाँ बहुत सारी करनी हैं हम सबको, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लिस्ट बनाकर लाई हूँ, जो सामान आपको अपनी बेटी के साथ भेजना होगा। वो क्या है ना कि लड़की वालों की रीत होती है, तो लिस्ट के मुताबिक आप लोगों को ये सामान हमें भिजवा दीजिएगा। विमला ने ये बात कही, बड़े ही गर्व के साथ कह रही थी।
वहीं मंजीत बड़े ही गौर से वो लिस्ट पढ़ रही थी। जैसे जैसे वो लिस्ट को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके दिमाग पर लकीरें पड़ने लगी परेशानी की। लिस्ट में ऐसा ऐसा लिखा था कि पुलकित के घर वालों का असली चेहरा अब हकीकत में पूरी तरह से तब्दील होता जा रहा था। विमला जी, क्या आप मुझे ये समझा सकती हैं कि ये सब आपने क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ मुझे अपने मुंह से कहकर समझा दीजिए। मंजीत अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से अंदर रोकते हुए विमला से बोली, जी अब साफ साफ लिखा तो है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको। पुलकित ये 4 बहनें हैं और चारों के लिए सोने के झुमके हमें चाहिए। अब पुलकित आपका दामाद है तो उसके लिए सोने की चेन, मेरे लिए, मेरी सास के लिए भी कान के झुमके, फिर मेरी एक जेठानी और एक देवरानी भी है। भाई हमने भी उनको उनके टाइम पे सोना दिया था, तो उन्होंने भी हमें सोना दिया था, तो अब हमारी बारी है उनका सोना लौटाने की। तो अब आपको मेरी देवरानी और जेठानी के लिए भी सोने के झुमके देने होंगे। और फिर मैं अपने 4 दामादों को कैसे भूल सकती हूँ भाई, उनके लिए भी मुझे ब्रांडेड घड़ी और साथ में ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मैं ये सब आपसे इसलिए कह रही हूँ मंजीत जी, क्योंकि हमारी बहू जितना दहेज लेकर आती है उतना ही ससुराल में बहू का वट बना रहता है। और ये तो कुछ भी नहीं है मंजीत जी। सुनने में तो हमें ये भी आया है कि आपने अपने बड़े दामाद को दहेज दी है, दहेज में ज़मीन दी है। तो फिर हमारा पुलकित भी तो इस घर का दामाद बनने जा रहा है। आपको हमारे पुलकित को भी फ्लैट और एक गाड़ी देनी होगी प्लस कैश। बड़ी ही बेशर्मी के साथ विमला इतनी सारी बातें बोल रही थी। विमला को इतना बड़ा मुंह खुलता देख आयशा और दीना का तो गुस्सा 7वें आसमान पर अब पहुंच ही चुका था। मगर मंजीत ने उन दोनों को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और उन्हें इशारा किया कुछ ना कहने का। मंजीत तिरछी मुस्कान मुस्काई। वो मुस्कुराते हुए विमला से बोली, जी जी विमला जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेन देन तो बनता ही है शादी ब्याह में, और वो भी दोनों तरफ से। अब अगर आप सोने की बात कर ही रही हैं तो चीज़ें हम भिजवाएंगे। वही चीज़ें आपको भी हमारे घर भिजवानी होंगी। और हाँ, रही बात फ्लैट और गाड़ी की, तो हम फ्लैट हमारी बेटी के नाम पर देंगे, यानी कि उसमें आपके बेटे पुलकित का और आपकी बेटियों का खास तौर से कोई हक नहीं होगा। और अगर मैं चाहूँ तो पुलकित को ताउम्र अपना घर जमाई बना कर रख सकती हूँ और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाएंगी, समझी? तो इसलिए अगर आप लोगों को लिस्ट के मुताबिक सारा सामान चाहिए तो यही सारा सामान हमारे घर आप लोगों को पहुंचाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात ठीक तरीके से समझ में आ गई हो। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मंजीत ने ऐसा उनसे कहा और खड़ी हो गई सोफ़े से। उनको हाथ जोड़ते हुए जाने का इशारा दे दिया। उसका ऐसा रूप देखकर विमला और उसके परिवार वालों को अब काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई, मगर वो लोग बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। सो डियर लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।